अब हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स को खमीर भी कहते हैं और यह हमारे शरीर के अंगों में स्रावित होते हैं। शरीर के जो अंग होते हैं उनमें अंगों में स्रावित होते रहते हैं। शरीर के अंगों में ये स्रावित होते हैं। अभी जैसे पीछे भी बात की थी हम सब म्यूकोसा में ये क्या है, स्रावित होते रहते हैं। यह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये नहीं है कि एक ही प्रकार के ये होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ये होते हैं। एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इनकी कुछ विशेषताएं भी होती है। इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। इनमें विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं कौन सी हैं? यह रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन एंजाइम्स की विशेषताएं क्या होती है? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनकी उपस्थिति से रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और जहां पर एंजाइम्स होते हैं वहीं पर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में निष्क्रिय हो जाते हैं। अम्लीय, एसिडिक और एल्कलाइन जो नेचर होता है उसमें इनकी रिएक्शन नहीं हो पाती। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाते हैं। ये रासायनिक क्रिया में हेल्प करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। केमिकल रिएक्शन, परंतु इनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है। ये चाहे जहां पर भी कार्य करें, इनकी जो क्वांटिटी होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। इनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है। कोई अंतर नहीं आता है और न ही ये बढ़ते हैं और न ही इनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि ये ना तो बढ़ते हैं ना ही ये घटते हैं। क्योंकि ये न तो बढ़ते हैं और न ही घटते हैं, इसलिए इनकी मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और रासायनिक प्रक्रिया में मदद करते हैं। इनका जो माध्यम होता है ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में निष्क्रिय हो जाते हैं। वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं शरीर के अंदर, उनमें एंजाइम्स की अहम भूमिका होती है। इनकी मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं आता। उसका रीज़न यही होता है कि ये न तो शरीर में बढ़ते हैं ना ही ये घटते हैं, एक समान ये रहते हैं और यह ताप से प्रभावित होती हैं। ये किससे प्रभावित होते हैं? टेम्परेचर से, ताप से प्रभावित होते हैं। ये ताप से प्रभावित होते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड पर निष्क्रिय हो जाते हैं। और जब किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब यह निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाते हैं जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब यह काम करना शुरू कर देते हैं। तब इनकी एफिनिटी जो होती है, वर्किंग जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम अधिक करते हैं, तब ये काम अधिक करते हैं, यानी इनकी जो वर्क है वो अधिक हो जाता है, काम करने की क्षमता है वो अधिक हो जाती है। तो ये थे हैं हमारे एंजाइम्स। ताप से प्रभावित होते हैं। 100 डिग्री जिसका टेम्परेचर है वो वहां पर जाकर ये निष्क्रिय हो जाते हैं। 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये काम करने की क्षमता अधिक हो जाती है एंजाइम्स की, और रासायनिक प्रक्रिया में मदद करते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में निष्क्रिय हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। इनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आता क्योंकि ये न तो घटते हैं और न ही ये बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे एंजाइम्स। तो अगर आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछते हैं तो ये एंजाइम्स की विशेषताएं और एंजाइम किसे कहते हैं ये आपको बता दें। शरीर के अंगों के द्वारा ये स्रावित होते रहते हैं। अब आगे हमारा आता है बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत छोटी आंत का इलियम भाग, जो छोटी आंत का इलियम भाग होता है, छोटी आंत का इलियम भाग कौन सा होता है? एंड का होता है। एंड भाग होता है छोटी आंत का, वो इलियम है। और छोटी आंत का इलियम भाग बड़ी आंत में आकर खत्म होती है। छोटी आंत का इलियम जो भाग होता है वो बड़ी आंत की वहां से स्टार्टिंग होती है और छोटी आंत वहां पर आकर खत्म हो जाती है। छोटी आंत की अंत होता है और बड़ी आंत की वहां से शुरुआत होती है। इसके 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है कोलन होता है। दूसरा जो होता है वो सिकम होता है। तीसरा जो होता है वो मलाशय होता है। कोलन होता है, सिकम होता है, और तीसरा जो होता है रेक्टम होता है। कोलन, सिकम और रेक्टम, ये 3 भाग इसके होते हैं। तो 1 बाय 1 करके करते हैं। कोलन क्या होता है? बड़ी आंत के जो पहला जो भाग होता है जिसकी शुरुआत होती है, इलियम का अंत होता है, कोलन की शुरुआत होती है, वो कोलन है। कोलन क्या है? यह बड़ी आंत का शुरू वाला भाग होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है। इसकी जो लंबाई है 4 से 5 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। 4 से 5 फीट इसकी लंबाई होती है। यह इंग्लिश का लेटर एस की तरह इसकी शेप होती है, यानी एस जैसा होता है वैसे इसकी शेप होती है। कोलन छोटी आंत जैसा होता है, यह छोटी आंत के जैसा होता है कोलन, पर
यह छोटी आंत से थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटी आंत के जैसा होता है, लेकिन ये छोटी आंत से थोड़ी सी कोलन का जो भाग है वो बड़ा होता है। इसके अंदर भी अंकुर पाए जाते हैं, जैसे आपको बड़े उसमें बताया था सब म्यूकोसा में कि उसमें क्या है, अंकुर पाए जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी अंकुर पाए जाते हैं, जिसे अंकुर या आत्र बोलते थे, अंकुर पाए जाते हैं। कोलन में अंकुर पाए जाते हैं। अंकुर पाए जाते हैं और कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, और इसके अंदर अंकुर के साथ में कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। कोशिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को गोबलेट बोलते हैं, गोबलेट कोशिकाएं कहते हैं। कोलन के भाग में अंकुरों के साथ साथ में कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गोबलेट कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिकाएं लगातार म्यूकस स्रावित करती रहती हैं, म्यूकस स्रावित करती रहती हैं, और इन कोशिकाओं के ऊपर छोटी छोटी धारियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी, जो ये म्यूकस स्राव, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी धारियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम टीनी नाम से जानते हैं। इन धारियों को टीनी कहा जाता है, टाइनी बोलते हैं इनको, टीनी कहा जाता है। जो ये धारियां होती हैं, इनको क्या कहते हैं, टीनी कहते हैं। तो बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वो कोलन होता है, 4 से 5 फीट इसकी लेंथ होती है, इंग्लिश के लेटर एस के जैसी इसकी शेप होती है। इसके अंदर अंकुर पाए जाते हैं और अंकुरों के साथ साथ में कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को गोबलेट कोशिकाएं कहते हैं, और ये कोशिकाएं लगातार म्यूकस का सीक्रेशन करती रहती है, म्यूकस का स्रावण करती रहती हैं। इन जो कोशिकाएं हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी धारियां पाई जाती हैं, और इन धारियों को टीनी टाइनी नाम से जाना जाता है, टाइनी कहा जाता है। ये था इसका दूसरा भाग। अब पहला भाग, दूसरा भाग था। अब दूसरे भाग की बात करते हैं, सिकम की बात करते हैं। दूसरा भाग सिकम होता है। सिकम कहते हैं, इसको हम सिकम कहते हैं। सिकम क्या होता है, यह है कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, कोलन से इसकी शुरुआत होती है, कोलन से इसकी शुरुआत होती है, और 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती हैं, और अपेंडिक्स में आकर खत्म हो जाती हैं। ये अपेंडिक्स में आकर खत्म हो जाती हैं। 10 कोलन से शुरुआत होती है इनकी, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, इनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, अपेंडिक्स में इनकी एंड हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। अपेंडिक्स में आकर इनका अंत हो जाता है। तो ये हमारी सीकम होती है। अगली जो इसका भाग होता है वो होता है रेक्टम, यानी मलाशय होता है। पाचन क्रिया का अंतिम भाग है यह, और जिसे क्या कहते हैं, मलाशय, या इसे रेक्टम कहते हैं।
दूसरा भाग होता है मलाशय या रेक्टम। ये इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये किसका कहाँ से आहार नाल का अंतिम भाग होता है, एंड पोर्शन होता है अंतिम भाग, आहार नाल का अंतिम भाग होता है डक्ट का। अंतिम भाग होता है किसका, आहार नाल का, यानी एलिमेंट्री जो कैनाल है उसका अंतिम भाग है। यह गुदा नली का एक भाग है, यह गुदा नली का एक भाग है। यह गुदा नली से लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये गुदा नली से 4 सेंटीमीटर, गुदा नली का ही भाग होती है और ये 4 सेंटीमीटर गुदा नली से लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। मलाशय की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। मलाशय की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। इसके अंत में एक वृत्ताकार छेद होता है, एंड में एक वृत्ताकार छेद होता है जिसे मल द्वार कहते हैं, जिसे मल द्वार कहते हैं या एनस कहते हैं, मल द्वार या एनस कहते हैं। और यह द्वार वर्तीय पेशियों का बना होता है। यह द्वार वर्तीय पेशियों का बना होता है और जिससे यह बंद रहता है, जिससे वर्तीय पेशियों के कारण जिससे यह बंद रहता है। तो ये था हमारा बड़ी आंत का एंड पोर्शन, जिसे मलाशय कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट का सबसे अंतिम भाग मलाशय होता है। यह गुदा नली का भाग होता है। यह गुदा नली से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। वर्ताकार छेद होता है, यह मल द्वार के पास होता है और जो मल ये जो है वो वर्तीय पेशियों से ढका हुआ होता है, जिससे ये वर्तीय पेशियों होने के कारण ये बंद रहता है, खुलता नहीं है, अपने आप नहीं खुलता है। तो ये क्या है हमारा, यहीं पर हमारा जो पाचन तंत्र का जो हम कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है और कौन कौन से अंग उसमें भाग लेते हैं, उसका सबसे एंड जो है वो बड़ी आंत होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।